अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 जो कि है हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अच्छा, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में हमें सबसे पहले जो चीज़ समझना ज़रूरी है वो ये है कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं क्या। ठीक है ना, चैप्टर का नाम जब तक आपको समझ नहीं आएगा तो चैप्टर समझ नहीं आएगा। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पहले तो साफ ही नज़र आया, बायो मीन्स लाइफ, ठीक है ना, और लॉजिकल यानी कि जो बायोलॉजी से रिलेट करते हैं, यानी लाइफ से रिलेट करने वाले या लाइफ जिन पे रिलेट करती है उन मॉलिक्यूल्स की स्टडी। अब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये चीज़ आपने केमिस्ट्री में 9th में भी पढ़ी है, मैट्रिक में भी पढ़ी है, बट मैं फिर भी गाइड करूँगी। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जब दो एटम या दो से ज़्यादा एटम आपस में मिलते हैं तो वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। पहले तो हमें इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, फिर वाटर की इम्पोर्टेंस, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। ये एक एक चीज़ मैं आपको बड़ी डिटेल में बताऊंगी और पढ़ाऊंगी। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन, ठीक है ना, बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। क्योंकि ये जितना भी ये वाला चैप्टर है ये बायोकेमिस्ट्री से रिलेट कर रहा है। अब बायोकेमिस्ट्री से क्यों रिलेट कर रहा है, क्योंकि इसमें बायो तो मतलब लाइफ के रिलेट करते हुए मॉलिक्यूल्स, और केमिस्ट्री इसीलिए क्योंकि इसमें जितने भी हम चीज़ें पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, हम उनके स्ट्रक्चर्स, केमिकल फार्मूलाज वगैरह सब पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे जो कि हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो इस वजह से ये चैप्टर जो है ये बायोकेमिस्ट्री में है। तो ये इंट्रोडक्शन बहुत बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन हमें दिया गया है और ये बहुत इजी है, तो मैं इसको बहुत छोटा सा करके डिफाइन करा है मैंने, कि जैसे कि जो चीज़ें बायोलॉजी से रिलेट कर रही हैं कि किस तरह हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी को मिला के पढ़ रहे हैं, कि किस तरह केमिस्ट्री की वजह से हम बायोलॉजी को इजीली पढ़ पा रहे हैं। देखिए, मॉलिक्यूल्स आर केमिकली बाउंडेड एटम्स। ये सेल थ्योरी हमें दी हुई है, ठीक है ना। सेकंड पोस्टुलेट ऑफ सेल थ्योरी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल आर डिपेंडेंट अपॉन देयर केमिकल कंपोजिशन, ठीक है ना, यानी कि सेल के स्ट्रक्चर भी उनके केमिकल कंपोजिशन पर डिपेंड करते हैं। हम शुरू कर रहे हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल से, ठीक है ना। अब सब में पहले हमें ये जानना ज़रूरी है डेट व्हाट इज सेल। सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल लाइफ का सब में छोटा यूनिट है, ठीक है ना। अब जिस तरह से सेल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सेल में सब में पहले साइटोप्लाज्म होता है, राइबोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है, न्यूक्लियस होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, और कई चीज़ें सेल में ऐसी हैं जो हमें नज़र नहीं आती हैं अपनी नेक्ड आइज से। तो इधर हम केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल पढ़ेंगे। अब ये तो पता है हमें सेल में कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं, क्या हमें ये पता है कि जो ऑर्गेनल्स हैं वो कौन से केमिकल्स, वो कौन सी चीज़ों से मिलके बने हुए हैं। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि सेल के ऑर्गेनल, सेल खुद और बाकी की चीज़ें किन चीज़ों से, किन केमिकल्स से, किन मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है ना। अब वैसे तो सेल 70 to 90% पानी पर मुश्तमिल है, ये लिखा हुआ। सेल 70 to 90% पानी पर मुश्तमिल है, लेकिन अगर हम पानी सेल में से निकाल दें तो जो ड्राई वेट जो बचेगा वो ड्राई वेट कहलाएगा, क्योंकि उसमें कोई मॉइस्चर नहीं होगा। पानी, क्योंकि हमने पानी निकाल दिया तो वो ड्राई वेट कहलाएगा। अब इस ड्राई वेट में कई कार्बन कंटेनिंग लॉन्ग चेन्स होंगी, यानी कार्बन के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है ना। ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनमें कार्बन होगा, और उन मॉलिक्यूल्स को बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। और क्योंकि इसमें कार्बन है तो ये ऑर्गेनिक है, ठीक है ना। ऑर्गेनिक, अब ये और बायोकेमिस्ट्री का तो पार्ट है, लेकिन कौन सी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
ठीक है ना। सो द कंपाउंड प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स, ये यही बात आ गई, ठीक है ना। यानी जो भी मॉलिक्यूल्स, जो भी कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस खुद कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कितने हैं, ये मेनली 6 हैं, ठीक है ना। अब ये चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि ये एमसीक्यूज में आती हैं। देखें, ये तो ये आएगा कि जैसे ये डेफिनेशन दे देंगे वो कि कार्बन कंटेनिंग लॉन्ग चेन्स आर कॉल्ड, फिर नीचे ऑप्शन दे देंगे आपको, तो उनमें आपने बायोमोलिक्यूल्स को टिक करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसका एमसीक्यूज भी वो बना सकते हैं, किस तरह से बना सकते हैं कि वो आपको ऑप्शंस दे दें, अब उनमें से ये इनमें से एक दे दें, और या ये भी हो सकता है कि वो आपको कहें विच ऑफ देम आर नॉट इन्वॉल्व इन बायोमोलिक्यूल्स। अब उनमें वो आपको एल्युमिनियम दे दें, प्लेटिनियम दे दें, ताकि ये आपको कंफ्यूज किया जा सके, तो आपको उस इनके अलावा उस पे टिक लगाना है। और अगर वो आपको दे दें कि इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो बायोमोलिक्यूल बनाने में यूज़ होता है, तो आपको ये याद होंगे और आप इजीली टिक लगा सकते हैं। तो ये कौन कौन से हैं हमारे पास, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फॉस्फोरस है और सल्फर है। अब ये जो ये जितने भी हमने एलिमेंट्स पढ़े हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं अप्रॉक्सीमेटली हमारी 98% बायोमोलिक्यूल्स बनाने में, ठीक है ना। अब मेन जो फंडामेंटल जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो कौन कौन से हैं। अब फंडामेंटल बायोमोलिक्यूल्स में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स है, प्रोटीन्स है और सबसे मेन न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड में हमारे पास डीएनए आ जाता है, आरएनए आ जाता है। अब कार्बोहाइड्रेट भी हमारे पास इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ग्लूकोज आ जाता है, प्रोटीन भी हमारे पास इम्पॉर्टेंट है, लिपिड्स, फैट्स, सॉइल्स, ये भी हमारे पास बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम किसी को भी स्किप नहीं करेंगे, हम सारे पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊँ ये चार्ट और इसको समझाऊँ, ठीक है ना। अब ये हमें क्या दिया हुआ है, ये चार्ट है। अब इस चार्ट में हमें बायोमोलिक्यूल का नाम दिया हुआ है, फिर ये बताया हुआ है कि वो उसके एक ये टाइप है, कार्बोहाइड्रेट, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। अब यूनिट यानी मोनोसेक्राइड, किससे मिलकर वो बन रहे हैं, ठीक है ना। अब इनके दरमियान बॉन्ड कौन सा होता है, वैसे तो आपने केमिस्ट्री में जिस तरह से पढ़े होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, कई तरह के हमारे पास बॉन्डिंग होती है, लेकिन इनमें कौन सी बॉन्ड होते हैं उन्हें नाम अलग दिया हुआ है, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट का जो बेसिक यूनिट है जो मिलकर एक बड़ा कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल बनाते हैं, वो है मोनोसेक्राइड, ठीक है ना। अब मोनोसेक्राइड्स में जब दो मोनोसेक्राइड आपस में मिलते हैं तो उनमें कौन सी बॉन्डिंग होती है, उनमें होती है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है ना। अब ग्लाइकोसाइड लिंकेज हम किस तरह से याद रखें, हमें तो नहीं पता, तो आप ग्लूकोज के नाम से ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज याद रख सकते हैं क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को दूसरा नाम हम शुगर में भी लेते हैं कि जब किसी की शुगर लेवल डाउन हो रहा होता है तो हम कहते हैं जैसे ग्लूकोज दो, क्योंकि और ये मेनली स्वीट इन टेस्ट भी होते हैं, सो डैट्स वाई। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटीन। अब एक प्रोटीन किस चीज़ से मिलके बनता है, तो कई अमाइनो एसिड मिलते हैं तो वो प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है ना। अब इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है, कौन सी लिंकेज होती है, वो होती है पेप्टाइड लिंकेज। नेक्स्ट है हमारे पास लिपिड्स। लिपिड्स में ये हमारे पास होते हैं फैट्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, टर्पेनॉइड्स होते हैं। यहाँ पे मैं जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करी क्योंकि आगे जो हमारे पास टॉपिक्स आ रहे हैं उनमें मैं ये बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है ना। अब इनमें ये चीज़ें होती हैं और इनके जो बेसिक यूनिट्स हैं, अब जैसे फैट्स का फैटी एसिड होता है, ठीक है ना।
कई फैटी एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको लिपिड्स वाले चैप्टर में एक्सप्लेन करूँगी। यूनिट्स का मतलब बस आपने समझ लेना है कि जिनसे मिलकर ये मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। अब इनमें जो लिंकेज होती है वो होती है ईस्टर लिंकेज। द नेक्स्ट इज न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, न्यूक्लिक एसिड में हमारे पास जो बड़े यूनिट है वो है डीएनए और आरएनए। अब डीएनए और आरएनए हमारे पास कितना इम्पॉर्टेंट है, यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब ये बने हुए होते हैं राइबोज शुगर से। अब ये किस तरह से बने हुए होते हैं, बहुत लंबा प्रोसेस है कि पहले नाइट्रोजीनियस बेस कंबाइन होती है पेंटोज शुगर से, देन वो पेंटोज शुगर जो है वो आपकी फॉस्फेट ग्रुप से कंबाइन होती है, तो जाके आपका न्यूक्लियोटाइड बनता है। फिर कई न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं, वो न्यूक्लिक एसिड फॉर्म करते हैं। ये मैं न्यूक्लिक एसिड में आपको और ज़्यादा डिटेल बल्कि बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगी, ठीक है ना। और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स में कई तरह के लिंकेज होते हैं। अच्छा, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हमारे पास थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप है। अब कॉम्प्लेक्स टाइप मैं किस तरह या क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कोई अलग चीज़ नहीं है, बल्कि इन्हीं को जैसे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को मिला दिया तो कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है ना, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने लिपिड और प्रोटीन को मिला दिया तो लाइपोप्रोटीन। ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स के नाम बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स जैसे कि ये सारी चीज़ें अलग हैं, लेकिन कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स में इन्हीं चीज़ों को मिला दिया जाता है तो वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। इसी वजह से इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंकेज हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि कौन सा बायोमॉलिक्यूल हमारे पास मिला है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बैक्टीरियल और मेमेलियन सेल में इन बायोमॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी दी गई है कि कौन से सेल में कौन सी चीज़ कितनी है। अच्छा, ये चार्ट आपका एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड में भी आएंगे और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज एमडीकेट में भी आ जाते हैं। तो इस चार्ट की जो चीज़ें हैं ये आपको याद करनी पड़ेंगी कि पानी जो है बैक्टीरियल सेल में 70% होता है, मैमलियन सेल में भी 70% होता है। यानी मैमलियन सेल में आप अपने आप को ही रख के देखें तो आपको ज़्यादा इजीली याद होगा, ठीक है ना। प्रोटीन में बैक्टीरियल सेल में 15, मैमलियन में 18, कार्बोहाइड्रेट 3-4। इसी तरह से ये सारे अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि सिर्फ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, इन पे हमारा सेल, हमारी बॉडी मुश्तमिल नहीं है सिर्फ इन पे। क्योंकि देखिए इधर भी लिखा हुआ है कि 98% बायोमॉलिक्यूल्स इनसे फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। तो बाकी के जो 2% हैं वो क्या हैं, वो अदर बायोमॉलिक्यूल्स हैं या इनऑर्गेनिक आइंस हैं। अब आइंस भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम पढ़ेंगे अभी। तो अब सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, ये आपको समझना है। मैक्रोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? Molecules which form the structure and carry out activities of the cell are large in size and highly organized molecules called macromolecules। यानी कि वो मॉलिक्यूल जो आपके पूरे सेल की एक्टिविटीज़ को आपकी पूरे सेल की एक्टिविटीज़ को करे, बड़े साइज़ में बड़े होते हैं और हाईली ऑर्गेनाइज, यानी कि इस तरह से उनकी एक मॉलिक्यूल, एक एटम, एक एलिमेंट ऑर्गेनाइज होता है, उसे हम कहते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल। अब मैक्रोमॉलिक्यूल्स में मैं आपको समझाऊं तो मैक्रोमॉलिक्यूल जिस तरह से हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है ये भी मैक्रोमॉलिक्यूल है, जिस तरह से हमारे पास लिपिड है ये भी मैक्रोमॉलिक्यूल है। तो इस तरह से यानी कि जो सिमिलर है वो जो हमारे पास बड़े साइज़ में मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल में मौजूद हों, इस बात को याद रखना है, सेल में मौजूद होना ज़रूरी है, वो हमारे पास मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, ठीक है ना। अब सब में जो
वर्ड्स यहाँ पे हाईलाइट हुए हुए दिख रहे हैं आपको, ये मैं आपको बता दूँ, मोनोमर्स और पॉलीमर्स। मोनोमर्स क्या होते हैं? अब इनका द स्मॉल मॉलिक्यूल सब यूनिट्स आर कॉल्ड मोनोमर्स। लार्ज इन नंबर, यानी कि नंबर्स में बहुत ज़्यादा होते हैं, क्वांटिटी तो ज़्यादा है इनकी, मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम है, छोटे हैं और के सब यूनिट्स हैं, ठीक है ना, वो कहलाते हैं मोनोमर्स। और डिफरेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स, therefore the macromolecules are also called polymers। अब मैक्रोमोलिक्यूल्स बड़े होते हैं और पॉलीमर्स मोनोमर्स से, देखें यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो मैं आपको समझाती हूँ। अब सब में पहले होता है मोनोमर्स। मोनोमर्स एक बेसिक सब यूनिट को कहा जा रहा है, ठीक है ना। अब कई मोनोमर्स मिलकर पॉलीमर बना रहे हैं, ठीक है ना। अब पॉलीमर भी मैक्रोमोलिक्यूल है, पॉलीमर को हम मैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं, या ये कह रहे हैं मैक्रोमोलिक्यूल को पॉलीमर कहते हैं, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा, हाईली ऑर्गेनाइज्ड होगा, लार्ज इन साइज होगा और सेल की एक्टिविटीज़ को कैरी करेगा, ठीक है ना। बायोमोलिक्यूल्स विच आर मेंशन्ड अबव मॉलिक्यूल्स और पॉलीमर्स, जो जितने भी ये बायोमोलिक्यूल्स हमारे पास मेंशन हुए हुए हैं, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स भी हैं और पॉलीमर्स भी हैं, ठीक है ना। अभी ये मैं आपको, इस वीडियो का टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, बाकी का ये सिंथेसिस, कंडेंसेशन, हाइड्रोलाइसिस, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।